जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे जिला जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्षों का पद रिक्त किया जाता है, उसके विरुद्ध कैसा अविश्वास प्रस्ताव लिया जाता है, निलंबन क्या होता है और वे अपना त्यागपत्र किनको देते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने समझा दिया था कि जिला जनपद पंचायतों का गठन कैसे होता है, उनमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, कितने नामित सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य किस जनपद में रहेंगे और विधानसभा के सदस्य। इस प्रकार आज हम समझेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। ये पद रिक्त करने का एक तरीका है। अविश्वास प्रस्ताव जो है पद रिक्त करने का तरीका है। किनका पद? जनपद या जिला या जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त करने का तरीका है, ना कि सदस्यों का। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच का भी पद रिक्त किया जाता है, उनको रिकॉल प्रोसेस से वापस बुलाने। अब ये रिकॉल का है, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वापस बुलाने का मतलब है जो चुन के भी शाब्दिक अर्थ को लेके चलिए। वापस बुलाने का मतलब है जो चुन कर भेजेगा वही वापस बुलाएगा। जैसे ग्राम पंचायत के केस में देखा था, हम पंचों को वापस कौन बुलाता है, तो उस वार्ड के जितने भी मतदाता सूची में नाम रखने वाले लोग हैं वे पंच को वापस बुलाते हैं, और सरपंच को पूरे ग्राम पंचायत के लोग जिनका नाम मतदाता सूची में है, जिन्होंने वोट दिया है, वे लोग सरपंच को वापस बुला सकते थे। लेकिन जिला जनपद के केस में ऐसा नहीं है। हम जिला जनपद में केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का ही पद रिक्त कर सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है विश्वास करके किसी को किसी पद पर बैठाना, और अगर वो कार्य न करे तो उसको, क्योंकि अब उसके ऊपर विश्वास रहा नहीं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनको हटाया जाना है। ये देखिए, मान लेते हैं ये जिला जनपद के सदस्य हैं। ये हमने पहले भी बता दिया था कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष होती है। जनता द्वारा केवल उन्हें सदस्य के रूप में चुनकर भेजा जाता है। उसके बाद ये जो सदस्य हैं जो कुल सदस्य, वही लोग आपस में मिलकर किसी एक को अध्यक्ष चुन लेंगे और किसी एक को उपाध्यक्ष चुन लेंगे। अर्थात विश्वास करके किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा और उपाध्यक्ष बनाएगा। लेकिन यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष अच्छे से कार्य न करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करें, तो क्या होगा? इनको वापस बुलाए, इनको अपने पद से हटाकर किसी और को मौका दिया जाता है। तो इनको हटाएंगे कैसे? तो इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचित सदस्य ही लाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचित सदस्य, इसमें से जो निर्वाचित सदस्य यही जो लोग हैं निर्वाचित सदस्य, यही लोग अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। एक बार आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जिला जनपद को की गठन करने के लिए बहुत सारे सदस्यों का होता है। उसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं, साथ में कुछ नियुक्त सदस्य भी होते हैं, जैसे विधानसभा के सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण है, अंशतः पूर्णतः वो होते हैं। कुछ सरपंच होते हैं जो वहाँ के सदस्य कहलाते हैं। तो वे लोग अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। केवल जो निर्वाचित होकर गए हैं निर्वाचन क्षेत्र से, उन्हीं लोग को अधिकार है कि वे अविश्वास प्रस्ताव लाए जिला या जनपद के उपाध्यक्ष के खिलाफ। अब देखते हैं कि जनपद के लिए किसको आवेदन देना है और कितने लोग आवेदन देंगे, और जिला के लिए कितने आवेदन देंगे। तो दोनों के लिए एक है। जनपद के लिए आवेदन कौन देगा? तो जनपद के लिए आवेदन देगा वहाँ के कुल निर्वाचित सदस्य। जैसे 20 निर्वाचित सदस्य हैं तो उनमें से 1/3 अपना एक आवेदन हस्ताक्षरित करेंगे कलेक्टर को प्रतिलिपित करते हुए कि अमुक जो व्यक्ति है, अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हमें इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। मान लेते हैं ये अध्यक्ष के लिए है और ये उपाध्यक्ष के लिए है, तो दोनों के लिए अगर एक ही समय में दोनों के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं वहाँ के सदस्य, तो अलग अलग प्रारूप या अलग अलग आवेदन उनको करना होगा। किन्हें? कलेक्टर को। जिले के जो कलेक्टर हैं उन्हीं को उनको आवेदन करना होगा। उसी प्रकार हम जिला के लिए देख लेते हैं। जिला पंचायत के उसमें भी 1/3 कुल का 1/3 सदस्य
संचालक पंचायत को आवेदन करेंगे। ये संचालक पंचायत राज्य में बैठते हैं, इनको आवेदन करेंगे। सेम इसी प्रकार इनको भी आवेदन करना है और इसमें भी वही लोग भाग लेंगे जो निर्वाचित होके आए रहते हैं। इनके भी अध्यक्ष के लिए उनको अलग आवेदन करना होगा, उपाध्यक्ष के लिए अलग आवेदन करना होगा और इसकी एक प्रतिलिपि कलेक्टर को दी जाती है। संचालक पंचायत को लिखित करते हुए आवेदन किया जाएगा कि हमारे जिले के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियम सहित काम नहीं करते, हमें इसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाना है। वो संचालक पंचायत को आवेदन करेंगे। यहाँ भी अलग अलग आवेदन होगा, जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। उसके बाद कलेक्टर या फिर संचालक पंचायत एक डेट तय करेगा और कोई एक अधिकारी तय करता है। उस दिन की सभा की अध्यक्षता करने के लिए कोई एक अधिकारी तय करेगा, तो वो कोई अधिकारी तय करेगा और एक डेट तय करेगा जिसमें गुप्त मतदान होना है उस अविश्वास प्रस्ताव के लिए। इसके लिए एक विशेष वीडियो बनाया जाएगा जिसमें देखेंगे कैसा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, कैसे वो उस कार्यक्रम का संचालन होता है, कैसे आवेदन करते हैं, अब कैसे कैसे उनको किया जाता है। इसके लिए एक विशेष वीडियो बनाया जाएगा, उसको हम विस्तृत से देखेंगे। अब देखते हैं मतदान करने। अब यहाँ हम इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे कि कितने लोग मतदान करेंगे और वो मतदान किससे अधिक होना चाहिए। मतदान करने वालों का 3/4 कुल संख्या के 2/3 से अधिक होना चाहिए। अब ये कुल संख्या क्या है? कुल संख्या है उस जिला या जनपद को निर्माण करने वाले सदस्यों की संख्या। मान लेते हैं 20 है, कुल सदस्यों की संख्या 20 है। अब इस 20 में से और उस दिन मान भी लेते हैं, ये मान के चलते हैं कि 20 लोग ने ही, कुछ कम लोग ने ही, 20 लोग ने तो आवेदन नहीं, 20 लोग ने ही अपना मत दिया है। तो जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है वो भी मत देंगे। तो 20 हो गया, 20 का 3/4 होता है आपका 15, ये 15 होता है और 20 का 2/3 होता है आपका 13। तो ये 15 बड़ा हो गया और ये 13 छोटा है। तो यही तो बोला गया है, मतदान करने वालों का 3/4, ये 15, कुल संख्या 2/3 से मतलब 13 से अधिक होना चाहिए। तो 15 13 से अधिक है तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा और उस व्यक्ति अर्थात अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना पद तुरंत रिक्त करना होगा। इस सब की सूचना की उपाध्यक्ष अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव हो गया है, अध्यक्षता करने वाला अधिकारी संचालक पंचायत या कलेक्टर को इसकी सूचना देगा कि यह कार्य कंप्लीट हो गया है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब इनकी पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। अब जिला जनपद के पदों को रिक्त करने का एक और तरीका है त्यागपत्र। त्यागपत्र क्या होता है? स्वतः से कोई व्यक्ति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो त्यागपत्र दे सकता है। पिछले हमने देखा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल उपाध्यक्ष अध्यक्ष को हटा सकता है, लेकिन सदस्यों को तो नहीं हटा सकता। तो सदस्यों को उसका स्वयं का त्यागपत्र हटा सकता है। ये जिला या जनपद के जो सदस्य रहेंगे वे अध्यक्ष को एक लिखित सूचना में यह विस्तृत जानकारी देकर कि मैं अपना पद से त्याग दे रहा हूँ, तो वो अपना त्यागपत्र दे सकता है और उसका पद, सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा। मतलब उस निर्वाचन से जो चुनकर आया था, जैसे निर्वाचन क्षेत्र 12 से जो सदस्य चुनकर आया था वो अब वो सामान्य रूप से व्यक्ति हो जाएंगे और निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12 रिक्त हो जाएगा। वहाँ पुनः चुनाव करने की आवश्यकता होगी, प्रत्यक्ष चुनाव करने की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार जिला जनपद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कलेक्टर को एक लिखित आवेदन देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। यह आपको समझना होगा कि यदि मान लेते हैं अध्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 से है और उपाध्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 13 से है, तो यदि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र कलेक्टर को देता है तो मात्र अध्यक्ष का पद रिक्त होता है। वे सदस्य के रूप में अभी भी अपना पद धारण करेंगे।
अध्यक्ष यदि कलेक्टर को अपना त्याग पत्र देता है तो मात्र अध्यक्षता की पद से ही वे रिक्त होंगे। उसके लिए आपस में लोग मिलकर फिर एक अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार उपाध्यक्ष भी यदि अपने पद से रिक्त होते हैं, कलेक्टर को एक आवेदन करते हैं तो उनका उपाध्यक्ष का पद ही जाएगा। वे सदस्य के रूप में रहेंगे। उनकी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तीसरी विधि है निलंबन द्वारा। इसमें सदस्य और अध्यक्ष किसी को भी निलंबित किया जा सकता है और निलंबन द्वारा उनका पद रिक्त किया जा सकता है। अब समझते हैं निलंबन होता कैसे है। विहित प्राधिकारी, मैंने पहले ही बता दिया था कि विहित प्राधिकारी किनको बोलते हैं। शासन के द्वारा नियुक्त या अधिकृत कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी जिनको उस कार्य के लिए सौंपा जाता है उनको विहित प्राधिकारी कहते हैं। जैसे ग्राम पंचायत के लिए उपखंड अधिकारी है राजस्व, जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर, या जिला के लिए कलेक्टर। तो विहित प्राधिकारी मतलब उपखंड कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर भारतीय दंड संहिता के विरुद्ध आचरण पाए जाने पर पंचायत के पदाधिकारियों को निलंबित कर सकता है। निलंबित करने का है कि उनको पद से पृथक किया जाता है। निलंबित करने का अर्थ उनको पद से कुछ समय के लिए पृथक किया जाता है और उसकी सूचना उसकी उच्च अधिकारियों को दी जाती है। उसके बाद उसका निर्णय होता है। निलंबन से तुरंत पद रिक्त नहीं होता। निलंबन जब पास हो जाता है तब पद रिक्त होता है। वही बोला गया है विहित प्राधिकारी भारतीय दंड संहिता के विरुद्ध आचरण अगर कोई पाया गया, भारतीय दंड संहिता के विरुद्ध यदि कोई आचरण पाया जाता है किसी पदाधिकारी, जैसे कोई सरपंच हो, पंच हो, जनपद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, किसी के भी खिलाफ यदि कोई इस प्रकार के विरुद्ध आचरण पाया जाता है तो उसको निलंबित किया जाता है। और निलंबित करने का अधिकार किसे है? ग्राम पंचायत में। अब ग्राम पंचायत में कौन आता है? एक होता है आपका पंच, फिर होता है सरपंच और उप सरपंच। तो इनको निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? उपखंड अधिकारी राजस्व। उपखंड अधिकारी राजस्व के पास यह पावर है कि वह अगर उनको लगे कि यह व्यक्ति या सदस्य भारतीय दंड संहिता के विरुद्ध है तो उनको निलंबित करेगा। उसी प्रकार जनपद के लिए कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर ये निलंबित कर सकता है। और जिला पंचायत है तो कलेक्टर निलंबित करेगा सदस्यों और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को। अब निलंबित तो कर देगा, निलंबित करने की सूचना ये उपखंड अधिकारी, अतिरिक्त कलेक्टर या फिर कलेक्टर उसकी एक आदेश की कॉपी राज्य सरकार को भेजेगी। निलंबित का अर्थ ये नहीं है कि ये अधिकारी ने उनको पद से निकालने का निर्णय ले लिया। वे केवल एक प्रक्रिया है। उसका वो जब तक राज्य सरकार कोई फैसला ना ले ले जांच के उपरांत, यदि कोई अधिकारी निलंबित आदेश करता है तो उनकी रिपोर्ट को एक प्रति सरकार को देती है कि हमने इस सदस्य को इस कारण निलंबित किया है। अब राज्य सरकार ये फैसला लेगा या जांच कर, ऐसा नहीं कि ऐसी जांच कर फैसला लेता है कि वो निलंबित करने योग्य है या नहीं है। लेकिन ऐसी दशा में यदि 90 दिन के भीतर कोई फैसला नहीं आता है सरकार की ओर से, यदि सरकार की ओर से 90 दिन के भीतर कोई भी फैसला नहीं आता है तो निलंबन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। ये आप देखिए, सरकार कोई भी फैसला अगर नहीं सुनाता है कि निलंबन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यदि 90 दिन पूरा बीत गया, 3 महीना बीत गया तो निलंबन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। और जिसके विरुद्ध निलंबन लाया गया था वे व्यक्ति वापस अपने पद को धारण करेगा और अपना कार्य करेगा। निलंबन की अवधि वह पदधारी किसी अन्य निर्वाचन हेतु योग्य नहीं होगा। मान लेते हैं निलंबन किसी व्यक्ति को निलंबन हो गया और उसके बाद वह कोई भी पद धारण नहीं कर सकता, न अध्यक्ष के पद के रूप में काम करेगा, न उपाध्यक्ष के रूप में काम करेगा। इस प्रकार वह कोई भी पद धारण नहीं कर सकता, किसी भी समिति का सभापति या अध्यक्ष नहीं बन सकता। अब जैसे निलंबन के समय कोई पद रिक्त हो जाता है तो 90 दिन के लिए अगर कोई पद रिक्त हो जाता है तो
काम कौन करेगा? निलंबन के अनुसार रिक्त होने, जैसे सरपंच का पद 90 दिन के रिक्त हो गया, तो बिना सरपंच के आप तो काम कर ही नहीं सकते, बिना अध्यक्ष के तो आप काम कर ही नहीं सकते, बिना उप सरपंच के आप काम कर ही नहीं सकते। तो इस दशा में कुछ आकस्मिक रिक्तियों की भर्ती होती है। जैसे ही निलंबन होता है तो वहाँ का जो सचिव है, सचिव ग्राम पंचायत में होता है, और CEO मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक निलंबन आदेश के 15 दिन के भीतर एक बैठक बुलाएगा अपनी समितियों का। जैसे अब ग्राम पंचायत की बात करें तो एक सचिव होगा, वह सचिव 15 दिन के भीतर एक बैठक बुलाएगा अपने पंच सरपंच, अगर सरपंच निलंबित हो गया है तो पंच उप सरपंच की 15 दिन के भीतर एक बैठक बुलाएगा, और उसमें एक यह पारित करेगा कि आप में से किसी एक को सरपंच के रूप में चुना जाएगा। तो निर्वाचन के जो आरक्षण के अनुसार इस पंच में से किसी एक का सरपंच के लिए चुनाव कर लिया जाता है। उसी प्रकार जनपद का मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला का मुख्य कार्यपालन अधिकारी अध्यक्ष सदस्यों की उपाध्यक्ष या सदस्यों की एक बैठक बुलाएगा, जिनमें से किसी एक को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाएगा जब तक निलंबन का फैसला नहीं आता। तो सरपंच यदि इस प्रकार चुना गया सरपंच स्थानापन्न सरपंच कहलाता है, और यदि अध्यक्ष चुना जाएगा तो स्थानापन्न अध्यक्ष कहलाएगा। आपको ये ध्यान रखना होगा निर्वाचन करते समय कि उसी प्रवर्ग की महिला या प्रत्याशी, यदि कोई महिला सरपंच थी, अगर उनको निलंबन किए गए तो किसी महिला सरपंच ही, यदि जहाँ तक हो सके उस आरक्षित वर्ग से ही सरपंच का चुनाव करना है, उसी प्रकार अध्यक्ष उपाध्यक्ष का। अब इसमें यह आता है कि निलंबन के समय किसी सरपंच का स्थानापन्न के सरपंच के रूप में चुनाव किया गया और निलंबन पास हो जाता है 90 दिन के अंदर, तो क्या होगा, उसमें 6 महीने बाद फिर चुनाव होगा। तब तक वही स्थानापन्न सरपंच या वही स्थानापन्न अध्यक्ष अपने पद को निर्वहन करेगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किस प्रकार इनका निलंबन करते हैं या फिर अविश्वास प्रस्ताव करते हैं उसकी एक प्रक्रिया समझेंगे। आज की वीडियो में इतना तक ही, धन्यवाद।